हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का सिलेबस। ये मीम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यूपीएससी के पेपर तो तब लीक होगा जब सिलेबस लीक होगा उसका। तो सिलेबस लीक देखो थोड़ा बहुत तो यूपीएससी कर ही देता है कि इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, लेकिन अब क्वेश्चन उसमें से आए चाहे ना आए तो दैट डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स, वन बीइंग योर लक। ठीक है। तो लेकिन जो चीजें बोली हुई हैं कम से कम यूपीएससी ने जो पैटर्न बताया हुआ है उसको तो हम कम से कम एनालाइज कर ही सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है अगली बार किस फॉर्म में आ सकते हैं या फिर किस पैटर्न में आएंगे या फिर किस टॉपिक में से आ सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारा काम बेसिकली यही है टू नो अबाउट द यूपीएससी सिलेबस। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस निकालती नहीं है, यूपीएससी निकालती है सिलेबस सारा का सारा, लेकिन उसमें से फिर पूछती नहीं है। दिक्कत बस यहाँ पर है। लेकिन अब 100 में से यार 100 क्वेश्चन तो सिलेबस में से नहीं ही आएंगे, तो कहीं ना कहीं रिलेवेंस तो आपको बैठाना ही पड़ेगा कि कम से कम 60 क्वेश्चन तो मैं कम से कम अच्छे कर दूं या 70 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लूं। तो वही बेसिकली एक रहती हैं चीजें जिससे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस। ओके। बट यस, हमारे पास इस चीज के लिए आपके लिए एक बैच है जिसका नाम है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच। ये है हमारा इस टाइम पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड में, आप दोनों ही मोड में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इस टाइम पर लाइव है, ये अभी जो है ओपन हो चुका है कोर्स आप लोगों के लिए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की जीएस लाइव क्लासेस मिलेंगी। सारी टेस्ट सीरीज आपको एक्सेसिबल रहेगी, मेंस की आंसर राइटिंग आपको लिखवाई जाएगी इसमें, और बहुत सारी और चीज़ें भी जैसे रिवीजन के नोट्स हो गए या फिर कोई और मैगजीन्स के क्रक्स नोट्स हो गए। तो जो भी चीज़ें आपको यूपीएससी एग्जाम निकालने के लिए चाहिए होती हैं, जो गाइडेंस आपको चाहिए होती है, वो सारी आपको इस पूरे फॉर्म प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ओके, सो दिस बैच इज फॉर यू नेम्ड एज एडवांस्ड मेंटरशिप बैच। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें ये देखना है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। अब यूपीएससी का पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि इसमें दो दो जो है पैटर्न्स में है। एक इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, एक इसमें मेंस का एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स में है आपका एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें दो पेपर हैं, एक है आपका जीएस का, एक है आपका सी सैट का। मेंस में आपका एक तो मेंस एग्जामिनेशन है प्लस है एक आपका इंटरव्यू। तो ये तीन चीजें आपने रखनी है ध्यान में जिससे कि आपका यूपीएससी का जो एक एग्जाम है वो क्लियर होता है। अब जो सिलेबस है सिर्फ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही मेंशन नहीं है पूरी इस नोटिफिकेशन में, बल्कि मेंस का क्या पैटर्न होगा, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स हम लोग पूछेंगे, उसमें कौन कौन टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सब भी यूपीएससी निकालता है हर बार जब भी नोटिफिकेशन आती है यूपीएससी की। ये 2026 की नोटिफिकेशन है मेरे पास, तो 27 में भी इट इज एक्सपेक्टेड कि इट वुड बी द सेम। ठीक है। तो अगर मे बी पूरा सेम ना भी रहे तब भी ऑलमोस्ट जो 99.9% है वो सिलेबस सेम ही रहता है, सब कुछ पढ़कर जाना ही होता है अल्टीमेटली। ओके। सो विद दिस अगर हम देखें तो इसमें सारा हाउ टू अप्लाई वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, बट ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम की चीज है ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस सबसे पहले। ठीक है, सिलेबस पर हम लोग आएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं सारे के सारे, ये हाउ टू अप्लाई है, ये हम जब देखेंगे जब हमने पेपर को फिल करना होगा। ये हमारे इस टाइम पर काम का नहीं है। कैटेगरीज वगैरह भी सारे उसी टाइम पर हैं। हमारा सबसे मेन कंसर्न है इस टाइम पर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। एक है आपका प्रीलिम्स, एक है आपका मेंस। प्रीलिम्स में जो है आपके दो पेपर होते हैं। सबसे पहला जो पेपर है वो है आपका जीएस का पेपर। ठीक है एक आपका जीएस का पेपर जनरल स्टडीज, और साथ में है एक आपका सी सेट। ध्यान ये रखेंगे कि जो सी सेट का पेपर है दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें आपको सिर्फ 33% जो मार्क्स हैं वो लेने होते हैं। टोटल इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन की जो मार्क्स हैं दैट इज 2.5। तो टोटल 200 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका, जिसमें आपको 66 मार्क्स लेकर आने होंगे। 33% इज द क्वालिफिकेशन लाइन। जो जीएस है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन का मार्क 2 होगा, और 200 मार्क्स का भी पेपर होगा ये वाला, और जिसमें आपको कट ऑफ के हिसाब से ही आपको फिर मेंस में बुलाया जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने इतने मार्क्स ही लेने हैं, तो इसमें कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। अगर पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आ गया है तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, लेकिन अगर पेपर मुश्किल आ गया है तो मे भी कट ऑफ लो चला जाए। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, जैसे बच्चों की तैयारी का लेवल क्या है, या जो पढ़ा हुआ था या जो पढ़ाया हुआ था उन सोर्सेज में से चीजें पूछी गई हैं कि नहीं पूछी गई हैं, दिमाग में कितना ज्यादा स्ट्रेस था जब पेपर आप दे रहे थे। तो दैट विल डिपेंड अपॉन मल्टीपल थिंग्स। ओके। तो अब बात आती है कि
प्रीलिम्स का तो हो गया है हमारा सारा सब कुछ। ये मेंस का भी हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं, हिंदी का है, इंग्लिश का है, लैंग्वेज का है, लेकिन उनके जो मार्क्स है वो हम डिस्कस करेंगे मेंस एग्जामिनेशन वाले में। अभी हमारा मेन मुद्दा, मेन जो कंसर्न है वो ये है कि प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 2 आवर्स का पेपर रहेगा। ये पेपर 1 में देखो ये सारी चीजें मेंशन्ड है यूपीएससी की तरफ से। अब यूपीएससी इनमें से क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, दैट डिपेंड्स अपॉन यूपीएससी। वी आर नो बडी टू चैलेंज कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, इसमें ये तो लिखा ही नहीं था सिलेबस में, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कोई भी घटना होती है, देश में कोई घटना होती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं घटना होती है, या फिर स्पेस में कुछ घटना घटित होती है, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी इन योर करंट अफेयर्स। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यूपीएससी बोलेगा करंट अफेयर में से था, कोई भी क्वेश्चन डाल देंगे, बोल देंगे जो ऑप्शंस हैं वो करंट अफेयर्स में से थे। तो जो करंट इवेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा एक रोल प्ले रहने वाला है आपके पूरे इस एग्जामिनेशन की तैयारी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी तैयारी तो हमें करनी ही है, एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाएंगे इसमें से। इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसमें सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री भी आएगा, मिडिवल इंडिया भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, और साथ में जो मॉडर्न इंडिया है ब्रिटिश तक के टाइम का वो भी आएगा। 2026 में तो जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के प्रीलिम्स में वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले टाइम पीरियड से भी आए हैं। तो एवरीथिंग पेपर में जब आप बैठे हैं उससे एक दिन पहले का भी जो है वो इतिहास है, दैट इज योर हिस्ट्री। ठीक है, तो इस सिलेबस सारा आपको उसमें कवर करना पड़ेगा, करंट इवेंट्स करने पड़ेंगे, हिस्ट्री सारा आपको कवर करना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा है जो ना तो सिलेबस में लिखा हुआ है, नहीं हमें करने की जरूरत है, मेंस में करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से काफी क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रीलिम्स में देखे गए हैं इस बार, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। अब अभी तक हम सिर्फ एएमसी और मॉडर्न पढ़कर जाते थे, लेकिन अब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसके बाद है आपका इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लाट्यूज हैं, कोई सॉइल है, कोई आइलैंड है, कोई थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, कुछ भी है, एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। इंडिया की अलग है साथ में और आपकी पूरे वर्ल्ड की भी है। तो इंडिया वाला सारा सब कुछ, वर्ल्ड वाला सारा सब कुछ, इसमें बस ये दिया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा अर्थ कैसे बना, अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हम लोगों को मिलते हैं। सोशल ज्योग्राफी होगी हमारी, ह्यूमन ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, मिनरल्स, ये सब चीजें आपकी ज्योग्राफी में कवर होंगी। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटीज होगी, जो स्टैंडर्ड बुक्स होगी, उनको भी हम सारा कवर करवाएंगे। फिर आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सारा पॉलिटिकल सिस्टम, सिविक्स हो गया हमारा, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारी आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये सारा सब कुछ, जैसे ना कोई स्कीम सरकार ने निकाली है, कोई भी स्कीम जिससे कि किसी एक कम्युनिटी को काफी बेनिफिट पहुंचता है, वो बेसिकली आप इसमें ऐड करेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आएगा। पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सेंसस जो रिसेंटली भी कंडक्ट हो रहा है, तो मे बी नेक्स्ट साल उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सारी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर जनरल इश्यूज हैं ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, तो इन्वायरमेंट का सारा सब कुछ, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के आएंगे, विच डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये लिखा हुआ है सिर्फ, ये सिर्फ लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन थोड़ी सी चाहिए होगी, ये क्वेश्चन बहुत डीपर लेवल में जाकर पूछने लग गए हैं अब। तो अगर आप सिंपल ओवरव्यू लोगे ना, दिस इज इकोलॉजी, दिस इज इट्स डेफिनेशन, ये इसके कंपोनेंट्स ये वाले हैं, बायोटिक, ए बायोटिक, उससे बात नहीं बनेगी अब। ये तो 6th क्लास की एनसीईआरटी जो पढ़ रहा है बच्चा उसको भी आता है, यूपीएससी का बच्चा अलग होता है और थोड़ा सा उसमें जो नॉलेज लेवल थोड़ा डीपर लेवल का रहता है। ठीक है, और फिर जनरल साइंस है इसमें, आपका साइंस भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो है ही है, और साथ में आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई अब काफ़ी न्यूज़ में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, रोबोटिक्स, आपका स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इन सब से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में आते हैं। तो अगर आप पूरे प्रीलिम्स को देखो, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट इवेंट्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन्ड है। मतलब अंडर द सन
और बियॉन्ड द सन, ये जितना भी चीजें अवेलेबल है उसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। देयर इज नो डाउट कि इसमें से क्वेश्चन आएगा और आपको वो अटेम्प्ट करना होगा। एंड जस्ट टू बी वेरी श्योर, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइज, कि लेवल थोड़ा सा अब बढ़ गया है। अगर आप सोचते हैं कि आप एसएससी लेवल का पढ़कर यूपीएससी देने चले जाएंगे तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, न्यूज़पेपर्स डेली करने हैं हम लोगों ने, जो जो टर्म यहाँ पर लिखी हुई है उन टर्म्स में से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है या फिर कोई आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ योर नॉलेज, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द प्रिपरेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट योर प्रीलिम्स। इसमें सारे टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं वो इसलिए लिखे हुए हैं बिकॉज आप अल्टीमेटली एसडीएम बनेंगे, आप अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, तो आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी कैसे काम करती है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, रूल्स कैसे काम करते हैं, लॉज कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट में कौन बैठता है, क्या सॉरी क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए हमें, है ना। तो इसीलिए सिलेबस में सब चीजें मेंशन्ड है। ओके, अब बात आती है चलो सी सेट की। सी सेट का भी 200 नंबर का पेपर है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए एलोकेटेड है और इसमें 66 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, मीन्स 33% नंबर चाहिए होंगे आपको। इसमें देखो क्या है, इसमें है आपका कॉम्प्रीहेंशन। पैसेजेस आते हैं, उन पैसेजेस को आप लोगों ने पढ़ना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है सारी स्टेटमेंट्स को, और फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स को आप लोगों ने मार्क करना है ना। फिर आता है आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि आप जो है इस पूरे पैराग्राफ से क्या समझते हैं, व्हाट इज योर इन्फरेंस, व्हाट इज योर एनालिटिकल व्यू ऑन दिस पैराग्राफ, होना चाहिए ऐसा, नहीं होना चाहिए ऐसा, तो वो सब चीजें इसमें मेंशन रहती हैं। लॉजिकल रीजनिंग कि भाई 4 ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, दूसरा सेकंड फ्लोर पे रहता है, आप इनको कैसे अरेंज करोगे, ये वो स्पोर्ट्स खेलता है, तो लॉजिकल रीजनिंग टाइप सा है कि हाउ विल यू टेक द डिसीजंस, चीज़ों को एनालाइज करके, ऑब्जर्वेशंस करके अल्टीमेटली क्या आप रिजल्ट पर या जो एक परिणाम है, जो एक डिसीजन है उसके ऊपर पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, सारा रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स है ना, कैलेंडर्स वगैरह, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, है ना, ये इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में आता है आपका बेसिक न्यूमरेसी। लिखा है यहाँ पर क्लास 10th लेवल है, तो क्लास 10th लेवल का ही थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है, बस स्पीड हल्की से ज्यादा रखनी होती है हम लोगों ने। थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल हाई रहता है सी सेट में, टू बी वेरी फ्रैंक, बट जो मैथ्स है थोड़ा सा मतलब टैकलेबल ही होता है, वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। और क्योंकि क्वालिफाइंग है तो ज्यादा फोकस बच्चे इस पे करते भी नहीं है, जिनका मैथ बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है तो वो तो सी सेट पढ़ के भी नहीं जाते हैं, लेकिन जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा तैयारी इसकी करनी पड़ती है ना। तो ये सारा हमारा प्रीलिम्स का एक सिलेबस है जो पूरा मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में। हमने इसकी पीपीटी इसीलिए नहीं बनाई है सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि भाई पीपीटी में तो अलग लिखा है, नोटिफिकेशन में अलग स्टेटमेंट लिखी होती है। तो आपको स्टेटमेंट्स जो है नोटिफिकेशन से ही सारी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप कट ऑफ को अगर क्लियर करते हैं तो यू विल प्रिपेयर इन मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस के अंदर होते हैं टोटल 9 पेपर, ठीक है। टोटल आपके 9 पेपर जो होंगे उसमें से जो 7 हैं उनके जुड़ते हैं मार्क्स, बाकी जो 2 हैं वो हैं सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर के, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर के मतलब एक इसमें आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, जैसे इंग्लिश का पेपर होगा, या दूसरा जैसे आप हिंदी चूज कर सकते हैं, पंजाबी चूज कर सकते हैं, या और कोई ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप, है ना। तो ये 2 लैंग्वेज के जो पेपर हैं बेसिकली ये क्वालिफाइंग रहेंगे और इनके जो मार्क्स है वो अल्टीमेटली नहीं जुड़ते। तो बेसिकली क्या है ना कि इसमें आपका इसमें बस आपको क्वालिफाई होना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके 300 में से 0 नंबर आ जाएंगे तो भी आपका पेपर चेक हो जाएगा मेंस वाले, नहीं, उस पेपर आपका चेक नहीं होगा, क्वालिफिकेशन चाहिए होगी इसमें, और तभी जो है आप अल्टीमेटली इस मेंस के पेपरों को चेक करवा पाएंगे। ओके, सबसे पहले ये पेपर चेक होते हैं, पता लगे आप इसमें फेल हो गए तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो देयर विल बी लेस वर्क फॉर एग्जामिनर्स। ओके, बट चलो अब हम इसमें बात करेंगे। इसमें आपके जो बाकी 7 पेपर हैं उसमें आपका GS1 है, GS2 है, GS3 है एंड GS4 है, ठीक है। एक तो ये, इसके अलावा एक है आपका एसे, ठीक है, फर्स्ट पेपर है आपका ये एसे का, और बाकी जो 2 पेपर बचते हैं वो हैं आपके ऑप्शनल के। अब ऑप्शनल भी आप चूज कर सकते हैं, बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से में से आप कौन कौन सा ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, बट ये जो 5 पेपर हैं ये तो सबके लिए कॉमन रहते हैं। हर एक
जो पेपर है उसके टोटल मार्क्स 250 रहते हैं, तो टोटल 7 है हमारे पास पेपर जिनके मार्क्स हमारे जुड़ने हैं, तो इट इज़ अराउंड 1750 मार्क्स का आपका मेंस होता है। और जिसमें किसी के 750 800 के आसपास आते हैं तो दैट पर्सन वुड बी द टॉपर। ठीक है, तो 50 to 55% के अराउंड ही जो कट ऑफ है वो जाती है जनरली वो, बाकी दैट डिपेंड्स अपॉन पेपर का लेवल भी। बट हाँ, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये आपका एक पैटर्न सा है कि को टोटल कितने पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर में से जो 7 हैं उनके मार्क्स जुड़ते हैं, ये सारे 250 मार्क्स के हैं। जो सबसे पहला पेपर होगा वो पहला होगा आपका एस्से का, दिस विल बी योर एस्से पेपर। आपको 2 ऐसे लिखने होंगे, हर एक ऐसे का 1250 वर्ड लिमिट रहती है। आपको इसमें अपने सारे व्यूज को व्यक्त करना है, सारा डायमेंशंस को कवर करना है, एथिकलिटी बतानी है, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, फिलोसफिकल एसेस थोड़े से ज्यादा आते हैं आजकल, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो हमारी बहुत जरूरी है लिखने की। जैसे अब ये नहीं आएगा कि बताओ कोल्ड वॉर का नेगेटिव या पॉजिटिव क्या रहे, ऐसे कोई नहीं पूछेगा आपसे, एक लाइन दे देंगे कि जो बोट है दैट इज सेफ इन हार्बर बट दैट्स नॉट फॉर द बोट इज मेड ऑफ, कि बोट का काम ही नहीं है हार्बर पे रहना, उसका तो काम है समुद्र में जाना, है ना। तो वो सेफ भले ही है हार्बर पे बट उसका काम वो नहीं है, सेफ्टी इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर बोट। तो ये अब एक कोट है ये, तो आप इसको लिखो, ऐसे आएगा इसमें, तो आपको पूरी डायमेंशंस लिखनी होंगी कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो पूरी टर्म को। तो ये आपके ऊपर है कि हाउ यू इंटरप्रेट दिस एंड हाउ यू ऑब्जर्व दीज स्टेटमेंट्स, और ये चीज प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा आपकी डेवलप होती है, तो इट विल रिक्वायर मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, इसके बाद आता है आपका फिर पेपर 2 GS1। GS1 में आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसमें आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपका आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड योर वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी आपसे, जैसे इसमें पूरे ना लिखे हुए हैं। जनरली हम जब मेंस की तैयारी करते हैं ना तो हम इन्हीं टर्म्स को उठाते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी वेग पढ़ना शुरू कर दोगे तो क्या पता आप वो पढ़ लो जो पेपर में ना तो लिखा हुआ है ना आएगा। तो कम से कम उसकी तैयारी तो हम करके जाएं कि अगर 250 में से कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आ गए तो कम से कम वो तो हमारे सही होंगे, बिकॉज वो सारे बच्चों के सही होंगे। जो वेग वाले हैं वो में भी सबके मतलब एक आधे बच्चे के ठीक हो जाएंगे, बट वो भी ना धीरे धीरे आप डेवलप कर लेते हैं आंसर राइटिंग स्किल की, कौन से आंसर को कैसे टैकल करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल GS1 में इंडियन कल्चर से क्वेश्चन आएगा, आर्ट फॉर्म पे, लिटरेचर पे, आर्किटेक्चर पे, और सारा एंशिएंट से लेकर मिडिवल, मिडिवल से लेकर मॉडर्न तक, तो कल्चर का पार्ट रहेगा इसमें। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है आपका, जिसमें आपका पूरा ब्रिटिश वाला टाइम, पोर्चुगीज वाला टाइम, इंडिया में 1857 का रिवोल्ट वाला टाइम, वो सब चीजें इसमें कवर होंगी। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, लिखने के लिए आते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 रिवोल्ट, और 1857 रिवोल्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे, दैट डू यू अग्री, व्हाट आर योर व्यूज, एग्जामिन, इलेबोरेट, क्रिटिकली एनालाइज। तो ये सब चीजें बड़ी ध्यान से लिखनी होती हैं, है ना, हर वर्ड का अपना एक अलग मतलब होता है इसमें। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह से किसी भी पर्सन ने अगर कंट्रीब्यूट किया है फ्रीडम स्ट्रगल में तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो उसने क्या क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, तो दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड उस पर से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जिसमें चाहे राजा राम मोहन रॉय हो जाए, पेरियार हो जाए, या फिर कोई भी ऐसी हस्ती हो जाए जिसने काफी ज्यादा काम किया है फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन है इसमें, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, अब इंडिया पाकिस्तान दोनों अलग हो गए हैं तो उसके बाद बहुत सारे इश्यूज झेले हैं, डिफरेंट स्टेट्स बने हैं, लैंग्वेज का इशू आया है, काफी नक्सलिज्म का मुद्दा उठा है ना, टेररिज्म बढ़ा है इंडिया में, तो उसके पीछे जो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है वो किस तरीके से क्या व्यूज प्रोवाइड करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है इसमें सारा, देखो 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि भाई फ्रॉम 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी से हम शुरू तो कर लेंगे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन कहाँ तक जाना है, कोल्ड वॉर भी पूछोगे क्या आप, या नाम पूछोगे, या कोई भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूछोगे, क्या पूछोगे हमें तो नहीं पता। तो ये फ्रॉम तो लिखा है बट टू नहीं लिखा है कि अब तक का इवेंट हम पूछेंगे। तो बट जनरली एक आइडिया रहता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड वॉर से, नेशनल बाउंड्रीज कैसे रीअरेंज हुई हैं, इंडिया पाकिस्तान वगैरह, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो फिलोसफीज हम लोगों ने देखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके इफेक्ट्स, इनके कॉजेज, ये क्यों आए, है ना, इनका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हो सोसाइटी पे सारा का सारा, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। अब ट्रेंड ये देखा गया है तो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो है बहुत बड़ा मॉड्यूल, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे छोड़ जाते हैं इसे। बट थोड़ा सा यही है कि अब हर चीज में से 2-2 क्वेश्चन ही आने हैं। अब सब चीजें अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो फिर तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो चाहे एक क्वेश्चन भी आए, 15 नंबर का भी आए, 20 नंबर का भी आए, पढ़कर हमें जाना है उसे। ओके, फिर आता है सोसाइटी वाला पार्ट इंडिया का। सीलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी पर क्वेश्चन है, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, उनके सारे इश्यूज, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी है, डेवलपमेंट इश्यूज है, क्यों पॉवर्टी है, कैसे पॉवर्टी है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं इंडिविजुअल पर, सोसाइटी पर, वर्ल्ड पे, इंडिया पे एज अ नेशन पे, तो वो सब। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, उसके कल्चर पे, उसके फूड हैबिट्स पे, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल पे, क्या क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। सोशल एम्पावरमेंट है, कम्युनलिज्म, जिसमें हम बात करते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच में एक नेक्सस के होने की। रीजनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट की हम बात करते हैं। तो ये सारे थ्योरीज क्या हैं, फिलोसफीज क्या हैं, इनके पीछे का क्या कारण है, इनके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे से क्वेश्चन आता है। फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या कन्वेक्शनल करंट्स, या मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इन सब पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें पूरा इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की हम बात करें कि गोल्ड कहाँ पर है, ऑयल कहाँ पर है, पेट्रोलियम कहाँ पर है, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पूरे सोसाइटी पे, पूरे इकोनॉमी पे, पूरे ज्योग्राफी पे। ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टर्शरी सेक्टर है इंडस्ट्रीज का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी फिजिकल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिज्म, जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, गीजर्स, हॉट स्प्रिंग्स, ये जितने भी फिनोमिनाज हैं इनके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। प्लस क्लाइमेट चेंज पर भी क्वेश्चन आएगा कि क्लाइमेट चेंज से कैसे फ्लोरा चेंज हुआ है, बायोडाइवर्सिटी चेंज हुई है, फौना चेंज हुआ है, और आप कैसे इसको रोक सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी आती हैं पूरा पेपर 2 में, GS 1 में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गई, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी आ गया, सोसाइटी ऑफ इंडिया भी आ गया, और साथ में जो आपका ये ज्योग्राफी है वर्ल्ड प्लस इंडिया दोनों की, ये भी सारा पेपर में पूछा जाता है। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं अराउंड, एंड कोई क्वेश्चन 10 मार्क का है, कोई क्वेश्चन जो 15 मार्क का है, तो इस हिसाब से जो है इसमें डाइवर्जन रहता है। ओके, सो दिस इज योर GS 1। फिर आता है आपका GS 2, पेपर 3 जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे आते हैं। तो इसमें आपका मोटे मोटे तौर पे IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस एंड इंडियन पॉलिटी, और सोशल जस्टिस का जो कंपोनेंट है वो दिया हुआ है इसमें, ये बस ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कैसे आया, क्यों आया, किसको क्या राइट्स दिए हुए हैं, उसके फीचर्स, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये काफी मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यूनियन और स्टेट्स की क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरीके से उनमें पावर जो है डिवाइड होती है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। सेपरेशन ऑफ पावर है ना, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, किसका क्या काम है, कौन सी तुम्हारी कंप्लेंट सुनने के लिए डिपार्टमेंट बैठा है, तो वो सारी बातें जो है इसमें पूछी जाएंगी आप लोगों से। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन तो पता लग गया हमें, यूएसए का क्या है, फ्रांस का क्या है, एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन देखना होता है कि भाई क्या हम लोग उनसे बेहतर हैं या हम उनसे बदतर हैं, या हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो द कंपैरिजन शुड बी द टास्क। फिर आता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, बिजनेस किस तरीके से होता है, क्या पावर किसके पास है, कौन से प्रिविलेज किसके पास है, तो चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इन सब में आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे इलेक्शन होता है और क्या इनके बेसिक फीचर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं MPs या MLAs की। ओके, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों आते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है बेसिकली हमारी, है ना। तो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs, इन सब का रोल, वो सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे कि ये क्यों है यहाँ पर, ये इनका क्या काम है, NGOs क्या काम करते हैं, कैसे वो मिसयूज ऑफ देयर पावर्स करते हैं, कैसे वो यूटिलाइजेशन ऑफ देयर पावर्स करते हैं, ये सारी बातें हमसे पूछी जाएंगी। फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट,
मतलब कि कौन वोट दे सकता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्टोरल रोल कौन तैयार करेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पूरा पता, जन्म स्थिति, जितना भी सब कुछ है वो सब कौन बताएगा आपको, इलेक्शन कार्ड आपको कौन प्रिंट करके देगा, आप वोट कहाँ डालने जाओगे, जो पूरा मैकेनिज्म है दैट इज अंडर योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आपके जो एमपीज या एमएलएज होंगे वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी उसमें पूरा लिखा गया है, पूरी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी लिखी हुई है इसमें। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है, चाहे वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, चाहे आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, चाहे फाइनेंस कमीशन हो, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे सीबीआई है, चाहे सीआईडी है, चाहे एनएचआरसी है, कोई भी बॉडी है, अपॉइंटमेंट, देयर ऑब्जेक्टिव एंड देयर फंक्शंस एंड देयर लिमिटेशंस, ये सारी क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे GS2 में। स्टेचूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, देयर इज क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी हैं सारी की सारी इसमें, है ना। तो सारी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टैट्यूटरी, क्वासी जुडिशियल, रेगुलेटरी, ये सारी आ जाएंगी हमारे पास। फिर आता है अब गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो सोशल जस्टिस के लिए सरकार ने निकाली है, कोई भी स्कीम, प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये क्या स्कीम्स हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्या ये बढ़िया अचीव कर पाए जो अचीव करना चाहते थे, या दिस इज वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। फिर आपका एनजीओज हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, अदर एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स हैं, चैरिटीज हैं, डोनर्स हैं, इनका क्या काम है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनके ऊपर कौन सा रूल लगता है, किस एक्ट के अंदर ये आते हैं, वो सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे। सारी वेलफेयर स्कीम्स किसी ने भी निकाली हो, सेंटर ने निकाली हो, स्टेट ने निकाली हो, हर चीज से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, उस जो पॉलिसी है उसका आपको एनालिसिस भी आ सकता है कि बताओ कि ये पॉलिसी कितनी अच्छी रही, इसने क्या अचीव किया या फिर ये क्या अचीव नहीं कर पाया, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ में प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ, डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं, हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, स्कीम सरकार कौन कौन सी लेकर आई है, सेम गोज फॉर एजुकेशन एंड सेम गोज फॉर अदर ह्यूमन रिसोर्सेज, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर सोशल जस्टिस। इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी क्या है, कितने टाइप्स की है, हिडन हंगर क्या है, कैसे दूर हो सकता है, स्कीम सरकार की कौन कौन सी हैं, ये इसका सब कंपोनेंट है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, आपका एप्लीकेशंस एंड द मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस, पोटेंशियल सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल अदर मेजर्स, कि गवर्नेंस जो है, आप सरकार में बैठे हैं, आपने गवर्न करना है, तो आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या आप अकाउंटेबल हो किसी भी डिसीजन को लेके, क्या आपके लिए हुए सारे डिसीजंस ट्रांसपेरेंट हैं, लोगों को पता है कि डिसीजन में ये सब चीजें थी, ये नहीं लिखी गई थी, तो वो सारी बातों पर जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम होते हैं। सिविल सर्विस का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका रोल क्या है, आपने कभी सोचा होगा कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ तैयारी, तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए। आपसे पूछेंगे इंटरव्यू वाले कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम डीसी एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर या एनीथिंग, तो इसका जवाब, इसका जो एक क्वेश्चन का आंसर है ये आपके पास होना चाहिए। और सिर्फ इंटरव्यू वाले नहीं, आपके आसपास के संगी साथी भी अगर आपसे पूछते हैं दैट व्हाई डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, इट इज सो अनप्रिडिक्टेबल और इसमें सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप क्यों इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो द आंसर इज बेसिकली कि आपको पता हो कि व्हाई डू यू वांट टू कम इन दिस फील्ड। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चन है, इंडिया उसके नेबरहुड, इंडिया उसका अदर नेबरहुड जैसे वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, इन सब पर क्वेश्चंस आते हैं। बायलेटरल अग्रीमेंट्स हो गए, रीजनल अग्रीमेंट्स हो गए, दो कंट्रीज के बीच में है कोई या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में है, तो उनके क्या फायदे हैं, नुकसान है, या इंडिया को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब यूएसए ईरान का वॉर चल रहा है, बट उसका जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट है वो इंडिया पर भी तो पड़ रहा है ना, इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, तो वो क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें कैसे अल्टीमेटली डेली लाइफ में हमें मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, तो दैट थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, फिर बाद में सारी एजेंसीज, यूएन हो गया, एपेक हो गया, काफी सारी बॉडीज हैं जिनका जो मैंडेट है, जो जब ये बनी थी तब डिसाइड होता है, तो क्या मैंडेट पर सही टाइम से खरे उतर पाए कि नहीं उतर पाए, वो सब चीजों पर क्वेश्चंस जो है वो जनरली आते हैं। ओके, सो दिस इज योर GS2। ठीक है, तो GS2 में ये सारे क्वेश्चंस आप इन टॉपिक से देख सकते हैं, IR, गवर्नेंस, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर गवर्नेंस वाला पार्ट, है ना, तो ये सब से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे, इंक्लूडिंग योर सोशल जस्टिस एज वेल।
अब बात आती है GS3 की। ये दोनों ही जो पेपर हैं, GS1 GS2 ऐसे, ये तीनों 250 मार्क्स के थे। सेम गोज फॉर GS3 भी, ये 250 मार्क्स का ही है। इसमें आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमी आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, सिक्योरिटी आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा एक GS माना जाता है, जिसमें से क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मतलब क्वेश्चन की जो एक वो है ना कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम नंबर ही बच्चों की सी में आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना साइंटिफिक सा है ये। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा सा मतलब एक्यूरेसी लेवल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए इस पूरे पेपर में। सिर्फ इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करोगे तो इकोनॉमी में सारा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, व्हाट आर दी ट्रेंड्स, व्हाट आर दी पैटर्न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो सब पूछा जाएगा इसमें आपको। इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें हम सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं, मेल, फीमेल, ओल्ड एज, स्पेशली एबल्ड पर्सन, ट्रांसजेंडर्स, इन सब का एक इंक्लूजन है पूरे हमारी ग्रोथ में। तो इनका वेलफेयर भी हम सोच रहे हैं, दैट इज योर इंक्लूसिव ग्रोथ। गवर्नमेंट बजटिंग, बजट कैसे पास होता है, रेवेन्यू बजट है, कैपिटल बजट है, एक्सपेंडिचर कौन सा है, रिसीट कौन सी है, कौन सा पैसा किस में जाएगा, और बजटिंग में क्या और हम नए नए टूल्स लेकर आ रहे हैं, तो वो सारी बातें इसमें पूछी जाती हैं। क्रॉप पैटर्न्स है इकोनॉमी का ही, इरिगेशन, रबी, खरीफ क्रॉप्स, है ना, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे आप पूरे उस पूरी क्रॉप को, मार्केटिंग कैसे करोगे, और साथ में और सारे और जो इश्यूज हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में कैसे फार्मर्स थोड़े से पीछे रह चुके हैं, तो अब उनको कैसे और अवेयर करना है, कौन सी स्कीम लेकर आनी है जिससे कि टेक्नोलॉजी का जो बेटर फायदा है वो फार्मर्स उठा सके, है ना। साथ में आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, PDS, इन सब का ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, इन सब का फंक्शनिंग, रिवैम्पिंग, हम इनको कैसे और ठीक कर रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं इसमें आपको पूछी जाएंगी। फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जो खाना वगैरह खाते हैं वो प्रोसेस्ड फूड है बेसिकली, तो जो फार्म से चीजें निकलती हैं वो प्रोसेस करनी पड़ती हैं, सो दैट हर बॉडी कैन डाइजेस्ट दैट। तो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज पर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से सप्लाई चेन मैनेज हम कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, तो वो सारी बातें। लैंड रिफॉर्म्स हैं इंडिया में, कब हुए, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए, किन किन बातों पे इसमें जो है जिक्र किया गया, और सारी चीजें इंप्रूव की गई, वो सारा चीजें रहेंगी इसमें। फिर लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, 1991 में वी नो दैट वी अडॉप्टेड LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन सब का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे क्या पड़ा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड, रेलवे, पोर्ट्स, कुछ भी हो, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, जैसे अब मान लो कि कोई टोल बना दिया और सरकार की जमीन है, लेकिन टोल को कलेक्ट करने के लिए हमने प्राइवेट कंपनी रख दी, तो ये जो मॉडल है एक तरीके का, वो ये है कि हमारे पास पैसा आता रहे और थोड़ी सी दिमाग की खपत कम हो गवर्नमेंट के हिसाब से, तो ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, किसमें फायदा ज्यादा है इंडिया का, पूरी प्राइवेटाइजेशन में या पूरी सरकार के अंडर आने में, है, तो वो सारी चीजें। साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आएगा इसमें, बायोटेक, नैनोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, कि इनमें बेसिकली किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, एवरीडे लाइफ में हम इनका इस्तेमाल भी कैसे कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने सारी चीजें इनोवेट की होंगी, डिस्कवर की होंगी, तो उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे और उनकी एप्लीकेशंस क्या है उस पूरी इन्वेंशंस की, उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, नैनोटेक, बायोटेक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब पर क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। फिर आपका इन्वायरमेंट है, इसमें इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइड आई, वोल्केनो फट गया, अब डिजास्टर को आप मैनेज कैसे करोगे, व्हाट आर दी रोल्स ऑफ व्हाट अथॉरिटी, ये सब बातें पता होनी चाहिए बीइंग अ DC, ठीक है। डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं सारे के सारे हमारे, जिसमें एक्सटर्नल एक्टर्स के क्या काम है, इंटरनल स्टेट एक्टर्स के क्या काम है, नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे टेररिस्ट हैं वो किस तरीके से सिक्योरिटी को हार्म कर सकते हैं हमारी, ये सारा पेपर में आएगा। रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रेडियो वेव्स के थ्रू, है ना, सब कुछ ये। साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये नए नए सारे इश्यूज हैं सिक्योरिटी को लेके, तो इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली आते हैं क्योंकि करंट में ज्यादा रहते हैं ये।
फिर आता है सिक्योरिटी चैलेंजेस बॉर्डर एरियाज पे, पूरा इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इंडिया श्रीलंका, सारे ही बॉर्डर हमारे डिस्प्यूटेड हैं अब तो ये कैसे ठीक करने हैं, क्या क्या स्कीम्स लेकर आनी है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली आएगा। फिर डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ में जितनी भी सारी और हमारी ये फोर्सेस हैं, है ना, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, तो ये सारे इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन सी हैं हमारी, उनके मैंडेट क्या है। ओके, तो इस सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लेवल पर हम बात करेंगे, इसमें इन्वायरमेंट की बात करेंगे, साइंस एंड टेक की बात करेंगे, और आपका इसमें इकोनॉमी पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये सारे चारों टॉपिक्स हैं आपके GS 3 के। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि सिलेबस है। ठीक है, तो ये तैयारी 2 या 3 महीने की नहीं है, ये तैयारी कम से कम 1 से 1.5 साल की है, और वो भी डेडिकेटेड तौर पे, जिसमें आप कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन से तैयारी करें। अदरवाइज आप सिर्फ 1 साल टाइम गिनोगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। आप सिलेबस को देखो कि मैंने हाँ ये टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक कर लिया, तो देर शुड बी अ काइंड ऑफ, यू हैव शुड हैव अ डायरी कि ये टॉपिक है, ये मैंने कर लिया, तभी हमारी अल्टीमेटली बात बनेगी। अदरवाइज हम इस लूप में फंसे रह जाएंगे कि हाँ 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, पेपर निकल ही नहीं रहा है, बिकॉज जो स्ट्रैटेजिक और डिसिप्लिन जो कंसिस्टेंट तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं लैक आ रहा है। ओके, फिर आता है आपका GS 4 जो एथिक्स का पेपर है। इसमें आपका पूरा एथिकल इंटरफेस है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, कि आपका ह्यूमन एक्शंस में अगर आप एथिक्स नहीं दिखाते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एथिक्स को डिटरमिन कौन करता है, एसेंस क्या है, डायमेंशंस क्या है एथिक्स की, प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप्स में ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इन टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, किसने क्या बात बोली, कौन सी बात सिखा गया कौन पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, कि आपको चीज़ें सिखाने में किस किस का क्या रोल है। अब हम सारे सब चीज़ें सीख के तो नहीं आए, हमने धीरे धीरे बातें सीखी हैं सबसे, फैमिली से सीखी हैं, सोसाइटी से सीखी हैं, स्कूल से सीखी हैं, तो वो कैसे सीखी हैं बेसिकली, है ना। फिर आपका इसमें एटीट्यूड बिहेवियर, एटीट्यूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना, आपका मॉरल पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, कि आप बेसिकली चीज़ों को देखते कैसे हैं, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, है ना। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है दैट हाउ यू शुड सी थिंग्स एज DC। एथिक्स का पेपर डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अगर DC बन जाते हैं तो आप डिसीजन कुछ भी अगर लेते हैं तो डिसीजन शुड बी एथिकल इन नेचर। ठीक है, एथिक्स होनी चाहिए आपके अंदर, आप करप्ट ना हो, आप लोगों की चीज़ों को समझें, तो तभी जो है गवर्नेंस हम बेटर कर पाएंगे। तो एथिक्स के ऊपर सब कुछ बेस्ड है हमारा सारा, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, एवरीथिंग। इसमें आपका एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, जैसे इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। अगर आप इसमें अब आ गए हैं तो डोंट थिंक इट कि लाइक मुझे तो बहुत सालों बाद ये कुर्सी मिली है, मैं तो मजे करूंगा, मैं तो घूमूंगा फिरूंगा, नहीं, यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सर्विस। ठीक है, सिलेबस इतना ज़्यादा है तो आप सोचो कि जब आप DC बन जाएंगे तो काम कितना ज़्यादा होगा। इट इज़ नॉट 9 to 5 जॉब, इट इज़ 24/7 जॉब। ठीक है, इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करोगे कि दूसरे के इमोशंस को समझ के अपने अपने इमोशंस को रिएक्ट करवाना आपने, ऐसे नहीं गुस्से में कुछ भी बोल दिया या कोई भी रूल अपने आप से खुद ही निकाल दिया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। उसकी यूटिलिटीज़ क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में। मॉरल थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन, फिलोसोफर्स का, बिकॉज हम तो सब कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो जो लोग जी के जा चुके हैं उन्होंने कुछ बातें बताई होंगी मैं अच्छे वाली, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस वैल्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन वाली, ये सारे रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्शियंस एज सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, कि कैसे आप एथिकल बनते हैं, क्या आप रूल्स की वजह से बनते हैं या अपनी खुद की कॉन्शियंस आपको कहती है कि ठीक काम करना है, कैसे स्ट्रेंथन करनी है ये सारी वैल्यूज। और गवर्नेंस में प्रॉबिटी लेकर आनी है, मतलब एक इंटेग्रिटी, पब्लिक सर्विस में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन क्या बातें बोल गया है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ लॉ, ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डिसीजंस, ये भी सारे आपके इसी का पार्ट बनेंगे, ये है ना। सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन, करप्शन, इसके चैलेंजेस एंड डिफरेंट केस स्टडीज भी आपसे पूछी जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये GS 1 2 3 4 ऐसे और हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है, ये मतलब हिंदी के अलावा और कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो, उसमें सारा आपका ग्रामेटिकल चीज़ें आएंगी, ऐसे लिखवाएंगे आपसे, लेटर्स लिखवाएंगे, है ना। तो उससे ही आपका जो पूरा एक सेटअप है वो उसमें क्वालिफाइंग नेचर का डिसाइड होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज हमारी क्लियर है, हमारे GS क्लियर हैं। अब बात आती है ऑप्शनल पेपर की। अब जो ऑप्शनल है ये आप कह लो कि
टोटल ऑप्शनल्स में से बस आपको एक ही ऑप्शनल चूज करना होता है, ठीक है। वो आपका सोशियोलॉजी हो सकता है, वो आपका PSIR हो सकता है, वो आपका जो है एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, कॉमर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब हो सकते हैं आपके ऑप्शनल्स, ठीक है। तो ये जो ऑप्शनल्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 2 पेपर होंगे टोटल, पेपर 1 एंड पेपर 2। वट एवर इज योर ऑप्शनल, चाहे सोशियोलॉजी है चाहे PSIR है, सिलेबस को ध्यान से, जैसे हमने GS 1 2 3 4 पढ़ा है ना, उसके सिलेबस को भी पढ़ो अच्छे से, और देखो कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन यू विल हैव दी नॉलेज कि भाई कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कितना टाइम इसको हमें डेडिकेट करना है, क्या मुझे पहले से आता है या मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू गाइज। सो दिस इज योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस एंड टॉपिक्स। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू विच इज ऑफ 275 मार्क्स। तो 1750 मार्क्स आपके मेंस के जुड़ेंगे, टोटल आपका हो जाता है ये 2025। तो इतने में से आपकी कट ऑफ निकलती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि प्रीलिम्स में चाहे आप कितने भी मार्क्स ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस उसका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, उसके मार्क्स आपके अल्टीमेटली जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको पता हो, मेंस एग्जामिनेशन कैसा है, ऑप्शनल कौन कौन से आप ले सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हर एक ऑप्शनल का सिलेबस जो है वो नीचे ही दिया हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल है वो आप ले सकते हैं, उसका सिलेबस दिया हुआ है सारा का सारा। सेम गोज फॉर योर अल्टीमेट एंथ्रोपोलॉजी, है ना, सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी जो लिस्ट है ये आपको इस पूरी नोटिफिकेशन में दी हुई है, प्लस सिलेबस के साथ दी हुई है। तो जैसे हमने GS 1 2 3 4 ऐसे और हिंदी इंग्लिश का देखा है सिलेबस, वैसे ही आपने इसका सिलेबस भी देखना है, ओके। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक बार मैं दोबारा बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो GS का बैच है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही अभी लाइव हैं, दोनों में एडमिशन हमारे अभी ओपन है। तो अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं आने वाले साल के लिए या उससे अगले आने वाले साल के लिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, ओके। कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज डू लेट अस नो, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।